शुरुआत हुई थी स्पॉन्टेनियस जनरेशन से, ठीक है। और स्पॉन्टेनियस जनरेशन में थियोफ्रास्टस थे। थियोफ्रास्टस ने अपना स्टेटमेंट दिया, प्लांट इज एज द ब्रेथ ऑफ गॉड। फिर धीरे धीरे हम लोग आगे बढ़े, रॉबीगस, ठीक है, रॉबीगेलिया, ठीक है। फिर पहला क्वारंटीन आया 1660 में, कहाँ पर आया? फ्रांस में आया, ठीक है। फिर और हम आगे बढ़े, निधम आए, टिलेट आए, ठीक है, प्रिवोस्ट आए, पी ए मैकेली आए। पी ए मैकेली को क्या बोला गया? फादर ऑफ माइकोलॉजी। तो इसी तरीके से कहानी आगे बढ़ती गई। तो हम फिर आ गए थे इसी स्टॉकमैन पर। कहाँ गए थे? इसी स्टॉकमैन पे इन्होंने दिया था, मैंने आपको बताया, हाइपर सेंसिटिव रिस्पॉन्स ऑन प्लांट अगेन स्टेम रस्ट ऑफ वीट। मैंने आपको बताया भी था, हाइपर सेंसिटिव रिस्पॉन्स का मतलब होता है सेल्फ इंड्यूस्ड सेल डेथ, मतलब अपनी सेल को खुद से मार लेना। तो मैंने आपको बताया था, मान लीजिए कोई पैथोजन यहाँ पर आता है, आने के बाद जब धीरे धीरे आगे बढ़ने लगता है तो प्लांट अपनी यहाँ की सेल जो है वो डाई कर लेता है, जिस वजह से फंगस और या पैथोजन जो है वो आगे नहीं बढ़ पाता। तो इसी को हम लोग बोलते थे हाइपर सेंसिटिव रिस्पॉन्स। आगे आ गए थे, इंडियन हिस्ट्री स्टार्ट हो गई थी। तो मैंने बताया था कि इसमें सूरपाल सबसे इंपॉर्टेंट है, ठीक है। सूरपाल में वृक्ष आयुर्वेदा याद रखिएगा, बुक वृक्ष आयुर्वेदा किसने लिखी थी? सूरपाल ने। और ईजे बटलर पहले थे साइंटिस्ट जिन्होंने इंडिया में प्लांट पैथोलॉजी की शुरुआत की, इसलिए इनको फादर ऑफ प्लांट पैथोलॉजी बोलते हैं इंडिया में हम लोग, ठीक है। और इसी के साथ साथ इन्होंने एक डिजीज भी रिपोर्ट की, कौन सी? ग्रीन ईयर डिजीज या डाउनी मिल्ड्यू ऑफ बाजरा, ठीक है, जो कि किससे होती है? स्क्लेरोस्पोरा ग्रामिनिकोला फंजाई एंड डिजीजेज इन प्लांट, इसकी बुक है, ठीक है। किनकी बुक है? फंजाई एंड डिजीज इन प्लांट, ईजे बटलर की, ईजे बटलर की। फिर के आर कीर्तिकार थे। मैंने आपसे पूछा था कि अगर कभी भी फर्स्ट इंडियन साइंटिस्ट पूछा जाए कि जिन्होंने कलेक्ट किया और आइडेंटिफाई की फंजाई या स्टडी स्टार्ट की फंजाई की इंडिया में, अगर इन इंडिया में पूछा है तो आंसर हमेशा होगा इंडियन साइंटिस्ट अगर पूछे जाए। इसके बाद थे बीबी मुंडकर, इन्होंने स्टेब्लिश की इंडियन फाइटोपैथोलॉजिकल सोसाइटी 1948 में, ठीक है। और इनकी एक फेमस बुक है फंजाई एंड प्लांट डिजीज, दोनों इस टेस्ट में बहुत ज़्यादा पूछी जाती हैं, थोड़ा सा इसको ध्यान रखिएगा आप लोग। इसके बाद जेफ दस्तूर थे, थोड़ा सा इनका कंट्रीब्यूशन था फाइटोफथोरा पैरासिटिका कैस्टर प्लांट पे। पहले प्लांट पैथोलॉजिस्ट थे इंडियन, और पहले प्रेसिडेंट भी बने किसके? आईपीएस के, ये याद रखना आपको। केसी मेहता आपको पता है रस्ट पे सबसे ज़्यादा काम करा, तो इसलिए इनको फादर ऑफ इंडियन रस्ट से याद रखिएगा। नागाराजन और सिंह और नागाराजन और एल एम जोशी, इसी जो मैंने आपको बताया था कि नीलगिरी हिल्स और पन्नी हिल्स से यूरोडिस्पोर आता है और आकर के नॉर्दर्न इंडिया में डिजीज कॉज करता है। इस रास्ते को या डिजीज साइकिल को किसने बताया? सबसे पहले केसी मेहता ने बताया, हाँ, इसलिए उनको फादर ऑफ इंडियन रस्ट बोला। इन्होंने लाइफ साइकिल दी किसकी? व्हीट रस्ट की इंडिया में। उसी को थोड़ा सा मॉडिफाइड करके बोल दिया स्टेम रस्ट रूल है, और थोड़ा सा मॉडिफाइड कर दिया, उसको बोल दिया ये पक्सिनिया पाथ है। तो ये पूछे जाते हैं किसने पक्सिनिया पाथ दिया, किसने स्टेम रस्ट रूल दिया, किसने लाइफ साइकिल दी इंडिया में व्हीट रस्ट की। तो आप इसको याद रखिएगा, ठीक है। तीनों अलग अलग चीज़ें हैं, अलग अलग साइंटिस्ट हैं। अब हम आ गए थे यहाँ पर, पहले साइंटिस्ट थे लूथरा एंड सत्तार। कौन से थे? बोला करिए आप लोग भी, लूथरा एंड सत्तार। इन्होंने दिया सोलर हीट ट्रीटमेंट। क्या दिया? हीट ट्रीटमेंट फॉर द मैनेजमेंट ऑफ लूज स्मट ऑफ वीट। और लूज स्मट ऑफ वीट जो है वो कैसी डिजीज है? देखो, ये सीड है, सपोज अगर पैथोजन सीड के ऊपर मौजूद है तो हो जाएगा एक्सटर्नली सीड बोर्न। अब पैथोजन अगर सीड के अंदर है तो हो जाएगा इंटरनली सीड बोर्न। तो जो लूज स्मट जो डिजीज थी आपकी वो इंटरनली सीड बोर्न थी, मतलब कि जब ये सीड का फॉर्मेशन हो रहा था तो पैथोजन कहां बैठ गया? जाकर के अंदर, सीड के अंदर। तो अब इसको मैनेज करना मुश्किल है कि नहीं है? मान लीजिए मेरे सीड के जब ऊपर था, ठीक है, तब तो हम हॉट वाटर ट्रीटमेंट कर दे रहे थे, ठीक है, किल हो जा रही थी डिजीज। लेकिन अब सीड के अंदर है तो हम इसको कैसे किल करेंगे? ठीक है, तो सोलर का मतलब आप जानते हैं क्या होता है? सनलाइट। तो क्या किया? लूथरा एंड सत्तार थे, बेसिकली ये भी फार्मर थे इंडिया में। तो इन्होंने क्या किया है कि जो गर्मी के टाइम पे टेम्परेचर अपने कितना जाता है इधर नॉर्दर्न इंडिया में? 40 चला जाता है, 45 भी चला जाता है,
ठीक है, तो गर्मी के टाइम पे जो टेम्परेचर जाता है, इन्होंने सीड को एक प्लास्टिक की शीट पे पूरे पे फैला दिया। गांव में ट्रेडिशनली मेथड है, ये करते हैं, फैला दिया। तो जब फैला दिया तो 40 डिग्री की जब उस पर टेम्परेचर पड़ेगा सीड पे, तो जो अंदर पैथोजन जो मौजूद है वो फंगस जो है वो किल हो जाएगा। तो इसी को नाम दे दिया गया कि ये है सोलर हीट ट्रीटमेंट। ठीक है, किसके मैनेजमेंट के लिए? हाँ, अब इस तरीके से क्वेश्चन पूछा जाता है कि विच एमंग द फॉलोइंग साइंटिस्ट गिव सोलर हीट ट्रीटमेंट, तो किसने दिया? या सोलर हीट ट्रीटमेंट किस डिजीज के मैनेजमेंट के लिए यूज करते हैं हम लोग? ठीक, या लू स्मॉट ऑफ वीट कैसे डिजीज है, इंटरनली सीड बोर्न है, एक्सटर्नली सीड बोर्न है? ये ऐसा पूछ लेगा विच अमंग द फॉलोइंग डिजीज आर इंटरनली सीड बोर्न, तो आंसर हमेशा क्या होगा? तो सो मैनी क्वेश्चन यहां से क्रिएट हो सकते हैं, आपको पता होना चाहिए कॉन्सेप्ट है क्या, कि लूथर सत्तान ने सबसे पहले लू स्मॉट ऑफ वीट को मैनेज किया सोलर हीट ट्रीटमेंट की वजह से। कोई पूछे सोलर हीट ट्रीटमेंट क्या होता है, तो वो आप बता सकते हैं जस्ट कि अगर धूप में 40 से 45 डिग्री मई जून के टाइम पे अगर आप अपना गेहूं छत पे फैला दोगे, ठीक है, तो उस टेम्परेचर से आपका जो है पैथोजन जो है वो किल हो जाएगा। ठीक है, इसके बाद साइंटिस्ट आते हैं थ्रिमलाचार्य। कौन से आते हैं? इन्होंने 2 मोनोग्राफ लिखे, एक यूरिडनेस इन द वर्ल्ड एंड अस्ट्रेलाजिनेस इन द इंडिया। अब यूरिडनेस क्या होता है, अस्ट्रेलाजिनेस क्या होता है, ये आगे की बात है, आगे आपको बताएंगे, आगे आएगा। ठीक है, क्योंकि अभी सब यहाँ बताने लगेंगे तो समझ में नहीं आएगा। अब इतना याद रखिएगा, थ्रिमलाचार्य ने यूरिडनेस दिया और अस्ट्रेलाजिनेस दिया वर्ल्ड में, और अस्ट्रेलाजिनेस दिया इंडिया में। और साथ ही साथ इन्होंने पहली एंटी फंगल एंटीबायोटिक दी जिसका नाम था ऑरियो फंगिन। क्लियर? उसके बाद साइंटिस्ट आते हैं पुष्कर। इन्होंने दिया सीड प्लॉट टेक्निक फॉर द मैनेजमेंट ऑफ वायरल डिजीज इन पोटैटो। ठीक है, सीड प्लॉट टेक्निक क्या होता है? बेसिकली क्या होता है कि जब हम पोटैटो का सीड तैयार करते हैं, ठीक है, जब उसका सीड बनाते हैं हम लोग, तो अगर हम अपने ये जो प्लेन एरिया है अपना, जो ये मान लो फर्रुखाबाद हो गया, कन्नौज हो गया, इटावा हो गया, मैनपुरी, कानपुर, ये प्लेन एरिया है, तो जब यहाँ पर हम इसका सीड ग्रो करते हैं तो यहाँ पर क्या है, इंसेक्ट की बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम है, इंसेक्ट लग जाते हैं। और इंसेक्ट हमेशा वायरस डिजीज को क्या करते हैं, वो ट्रांसमिट करते हैं। मतलब एक प्लांट से दूसरे प्लांट, दूसरे प्लांट से तीसरे प्लांट में, इस तरीके से वो ट्रांसमिट करते हैं। तो पुष्कर नाथ ने कहा कि अगर हम सीड का प्रोडक्शन हिली एरिया पे करें, मतलब पहाड़ों पे करें, तो जैसे जैसे एल्टीट्यूड लैटिट्यूड बढ़ता है, ऊंचाई बढ़ती है, तो वैसे वैसे देखोगे कि आप इंसेक्ट जो है वो, हाँ, इंसेक्ट जो है वो कम होते जाएंगे। इंसेक्ट इतना आपको हिल एरिया पे इतना इंसेक्ट नहीं मिलेगा, मच्छर, मक्खी, तितली वगैरह और ये टिड्डे वगैरह, ये आपको हिली एरियाज पे नहीं मिलेंगे जो पहाड़ी एरिया होते हैं, क्योंकि वहाँ टेम्परेचर जो है वो कम रहता है, ठंड रहती है, तो वहाँ इतना नहीं, क्योंकि ठंड में जो है आपके जितने मोस्ट ऑफ इंसेक्ट जो है वो डॉर्मेंट फेज में चले जाएंगे। आपको कब दिखेंगे कीड़े? ज़्यादा रेनी सीजन में दिखेंगे, गर्मी के सीजन में दिखेंगे, ठंड में इतने नजर नहीं आएंगे। तो पुष्कर नाथ ने कहा कि क्यों ना हम सीड का अगर प्रोडक्शन हिली एरिया पे करें और वहां से सीड बना करके हम यहाँ पर भेजें कि आप ये सीड उगाइए, इसमें कोई भी वायरस की डिजीज नहीं लगेगी, ये फ्री होगा, फ्री फ्रॉम होगा वायरस से। समझ रहे हैं? तो उसी को बोल दिया इन्होंने, ये क्या है, सीड प्लॉट टेक्निक। मतलब सीड के प्लॉट जो है वो हमेशा हिली एरिया पे बनाए जाएं। और सीड प्लॉट टेक्निक पूछा जाए किस लिए यूज होती है, तो किसके लिए होती है? मैनेजमेंट ऑफ वायरल डिजीज के लिए। ठीक है, किसने दी? तो पुष्कर नाथ ने। इसको नोट कर लीजिए। क्या? अच्छा, ये मोनोग्राफ हम बता तो रहे हैं आपको कि मोनोग्राफ, यूरिडिनेल और अस्ट्रेलाजिनेस आपको आगे बताएंगे, क्लासिफिकेशन का पार्ट है बेसिकली ये। तो आगे क्लासिफिकेशन में चलेंगे तब बताएंगे, अभी आप इसको नोट कर लीजिए बस, क्योंकि अगर अभी ये सब बताने लगेंगे फिर तो बहुत लेंदी हो जाएगा। अभी आप केवल नोट कर लीजिए, ठीक है, और आगे बता देंगे इसको। ये भी सब आगे आएगा, यूरिडिनेल्स, अस्ट्रेलाजिनेल्स।
नोट किया सभी ने? ठीक है, तो याद रखिएगा ये जितने भी साइंटिस्ट हैं इंडिया में, ईजे बटलर, सूरपाल, जेएफ दस्तूर, केसी मेहता, मुंडकर, सब इम्पोर्टेंट नाम है। ये लूथरा एंड सत्तार, ठीक है, ये सब पूछे जाते हैं, इनका कंट्रीब्यूशन पूछा जाता है कि लूथरा सत्तार ने क्या कंट्रीब्यूशन दिया, ठीक है, मुंडकर का क्या कंट्रीब्यूशन है, ठीक है, या जेएफ दस्तूर का क्या कंट्रीब्यूशन है, ठीक है, और ईजे बटलर का क्या कंट्रीब्यूशन है। तो इसी तरीके के क्वेश्चन अगर इंडियन हिस्ट्री में पूछे जाएंगे, कि कभी कभी ऐसे पूछ लिया जाएगा कि इतना ही पूछ लिया कि आईपीएस की फुल फॉर्म बता दीजिए क्या है, तो इंडियन फाइटोपैथोलॉजिकल सोसाइटी, आईपीएस कहाँ लोकेटेड है, तो न्यू दिल्ली में है, ठीक है। आईपीएस किसने स्टेब्लिश की, तो मुंडकर ने, बीबी मुंडकर ने की। आईपीएस का पहला प्रेसिडेंट कौन था, तो जेएफ दस्तूर थे। तो या पहला इंडियन प्लांट पैथोलॉजिस्ट कौन था, तो भी जेएफ दस्तूर थे। तो इसी तरीके के क्वेश्चन जो है वो पुटअप होंगे। अब आते हैं साइंटिस्ट सदा सिवन। क्योंकि मैंने आपको बताया था कि कोई भी फंगस जब भी हार्मफुल होता है जब वो कोई एसिड, टॉक्सिन या एंजाइम प्रोड्यूस करे। सपोज ये मान लीजिए आपकी लीफ है और कोई भी फंगस या पैथोजन इस लीफ पर आ गया और आने के बाद वो कोई टॉक्सिन प्रोड्यूस करेगा, ठीक है, या कोई एंजाइम प्रोड्यूस करेगा, ठीक है, या कोई एसिड प्रोड्यूस करेगा, तभी वो प्लांट को क्या पहुंचाता है, नुकसान पहुंचाएगा, तभी वो प्लांट को हार्म करेगा। तो सदाशिवन ने बताया कि जो फ्यूजेरियम ऑक्सिस्पोरम फॉर्मा स्पीसीज वेसन फैक्टम कॉटन विल्ट डिजीज करती है, वो एक्चुअली में प्रोड्यूस करती है क्या, वीवोटॉक्सिन और फ्यूजेरिक एसिड। मतलब उन्होंने बताया कि जो कॉटन विल्ट होती है फ्यूजेरियम से, तो फ्यूजेरियम वीवोटॉक्सिन प्रोड्यूस करता है और फ्यूजेरिक एसिड प्रोड्यूस करता है, तभी विल्ट डिजीज होती है। तो इसी को बोलते हैं कॉन्सेप्ट ऑफ वीवोटॉक्सिन एंड फ्यूजेरिक एसिड, ठीक है। तो ये प्रोड्यूस करता है फ्यूजेरियम। तो ये जो सबसे पहले बताया, किसने बताया, सदाशिवन। पूछा भी जाता है क्वेश्चन कि वीवोटॉक्सिन कॉन्सेप्ट किसने दिया, या वीवोटॉक्सिन और फ्यूजेरिक एसिड जो है फ्यूजेरियम प्रोड्यूस करता है, ये किसने रिपोर्ट किया, तो किसने किया, सदाशिवन ने। उसके बाद नाम आता है एसएन दासगुप्ता, मोस्ट इंपॉर्टेंट नाम। इन्होंने काम किया ब्लैक टिप ऑफ मैंगो कॉज्ड बाय सल्फर डाइऑक्साइड या बोरॉन डिफिशियंसी। बहुत कॉमन डिजीज है, जिसने भी आम के बाग देखे होंगे तो ब्लैक टिप आसानी से आपको देखने को मिल जाएगी। ये आम होता है, ठीक है, और आम होने के बाद यहाँ पे आप दिखाएंगे कुछ काले काले से धब्बे पड़ जाते हैं। तो कुछ लोग कहते हैं, या कुछ बुक्स में ऐसा लिखा हुआ है कि अगर आपके आम के बगीचे के पास 100 या 200 मीटर की डिस्टेंस पे कोई ईंट का भट्टा है, ठीक है, और ईंट के भट्टे से निकलती है SO2 सल्फर डाइऑक्साइड, उसकी वजह से डिजीज होती है। कुछ साइंटिस्ट कहते हैं कि ये डिजीज होती है बोरॉन डिफिशियंसी से, ठीक है। तो दोनों ही चीजें हैं, आपको दोनों याद रखना है। अगर दोनों आते हैं तो ए और बी ऑप्शन जरूर होगा, अगर दोनों नहीं आते तो दोनों में से कोई एक ऑप्शन आपको मिलेगा, ठीक है। कभी कभी ऐसे को क्वेश्चन पूछ लेगा कि ब्लैक टिप ऑफ मैंगो मैनेज्ड बाय। अब ये बोरेन डिफिशियंसी से अगर हो रही है, हाँ, और बोरेक्स अगर इसमें हम अप्लाई कर देंगे तो डिजीज वो मैनेज हो जाएगी, नहीं हो जाएगी। तो पूछ लेता है इस तरीके से घुमा के क्वेश्चन। तो थोड़ा दिमाग आपको भी वहां पर लगाना है कि अगर बोरेन डिफिशियंसी हो रही है तो बोरेक्स से क्या हो जाएगी, वो मैनेज हो जाएगी, ठीक है। तो इस तरीके के भी क्वेश्चन पूछे जाते हैं। उसके बाद आते हैं साइंटिस्ट वाईएल ने। मुझे नहीं लगता किसी ने इनका नाम नहीं सुना होगा। अगर नहीं सुना है तो समझ लो वो बहुत पीछे चल रहा है एग्रीकल्चर में, क्योंकि एग्रीकल्चर में अगर आप 12th के बच्चे को भी बुला करके पूछोगे कि वाईएल को जानते हो तो तुरंत बता देगा खैरा डिजीज। समझ लो, एग्रीकल्चर का सबसे कॉमन क्वेश्चन है, हर कंपटीशन में पूछा जाता है, हर कम्पिटिटिव एग्जाम्स में। और आपको अगर नहीं पता था, अगर आप पहली बार सुन रहे हैं तो समझ लो कि आप बहुत पीछे हैं अभी पढ़ाई में। जो भी पहली बार अगर सुन रहा है कि वाईएल और खैरा डिजीज पहली बार सुनना है तो समझ लो उसने कोई कुछ भी अभी एग्रीकल्चर पढ़ी नहीं है, एग्रीकल्चर का भी उसको ये नहीं मालूम, अब वो सब सीख रहा है, ठीक है। तो वाईएल ने सबसे पहले रिपोर्ट की कौन सी डिजीज,
राइस में पन्नगर से रिपोर्ट की और बताया ये किससे होती है, जिंक डिफिशियंसी से होती है। अब जिंक डिफिशियंसी से होती है तो मैनेज किससे हो जाएगी, अब जिंक सल्फेट मैंने इसलिए यहाँ पर लिखा है, कभी कभी ऑप्शन में आ जाता है कि खैरा डिजीज मैनेज्ड बाई, तो ऑप्शन में आपको मिलेंगे जिंक फॉस्फेट, समझ रहे हो, ऑप्शन में मिलेंगे आपको जिंक फॉस्फेट, जिंक कार्बोनेट, जिंक सल्फेट। तो आप हमेशा याद रखिएगा यहाँ पर आंसर क्या होगा, हमेशा जिंक सल्फेट से ही डिजीज जो है वो मैनेज होगी। क्योंकि कई एग्जाम में इसमें घुमा दिया उसने, जिंक सल्फेट लिख दिया है, जिंक कार्बोनेट लिख दिया है, जिंक फॉस्फेट लिख दिया है और जिंक के साथ और ऑल ऑफ दिस कर दिया है। तो आंसर आप याद रखिएगा हमेशा जिंक सल्फेट से ही जो है डिजीज मैनेज होगी। आप इसको नोट कर लीजिए। ठीक है, नोट किया। तो इसमें याद रखिएगा वीवोटॉक्सिन या फ्यूजेरिक एसिड बताया जाए किसने रिपोर्ट किया तो आंसर हो जाएगा हमेशा सदाशिवन। और किस डिजीज में प्रोड्यूस होता है तो हाँ कॉटन विल्ट में, ठीक है। और अगर पूछा जाए कि ब्लैक टिप ऑफ मैंगो किसने दिया तो हसन दास गुप्ता ने। अब पूछा है ब्लैक टिप ऑफ मैंगो किससे होती है तो SO2 और बोरॉन डिफिशियंसी। और अगर खैरा डिजीज सबसे बेसिक क्वेश्चन है पूछा जाए किसने रिपोर्ट किया तो YN ने, याद रखिएगा। और साथ में याद रखिएगा जिंक डिफिशियंसी से होता है और जिंक सल्फेट से इसको हम क्या करते हैं मैनेज करते हैं, ठीक है। यही अगर क्वेश्चन उठेगा तो इसमें ये सारे क्वेश्चन है, कोई नया क्वेश्चन नहीं बनेगा। तो आपका एक वर्ल्ड का हिस्ट्री जो है वो कंप्लीट और इंडिया का भी हिस्ट्री जो है वो कंप्लीट। तो आपने देखा कि कैसे कैसे पैथोलॉजी आगे आई, ठीक है। रॉबिगो हुआ, रॉबिगेलिया हुआ, पहला क्वारंटीन आया फ्रांस में, ठीक है। फिर PM मैकेली आए, उन्होंने बताया फंगल स्पोर के बारे में, तब वो माइकोलॉजी स्टार्ट हुई वहाँ से,
ठीक है, फिर धीरे धीरे हम लोग निधम भी आए, निधम ने बताया निमेटोड, और आगे आए फिर आयरिश फेमाइन हो गया, इतने सारे लोग मर गए, फिर उस पर जांच हुई तो एंटोन डिवेरी ने फाइनली बताया कि आयरिश फेमाइन क्यों हुआ था, किसकी वजह से हुआ था। ठीक है, वहाँ से फिर लोग मानने लगे कि हाँ प्लांट डिजीजेस होती हैं। लेकिन क्या है कि धीरे धीरे जब तक वो स्प्रेड हो रही थी तो और भी दिक्कतें आ रही थी अपने वर्ल्ड में, जैसे कॉफ़ी रस्ट हो गया था श्रीलंका में, डाउनी मिल्ड्यू ऑफ ग्रेप हो गई थी फ्रांस में, डाउनी मिल्ड्यू हो गई थी फ्रांस में। ठीक है, अपने यहाँ हो गया था क्या, बंगाल फेमाइन अपने यहाँ हो गया था। तो फिर उनके स्टूडेंट हुए कुछ एंटोन डिवेरी के, ठीक है, जैसे एम एस वोरोनिन हो गए, फर्लो हो गए, एच एम वार्ड हो गए। इनके एच एम वार्ड का किस पे काम था, कॉफी रस्ट पे। फिर उनको बोला गया फादर ऑफ ट्रॉपिकल प्लांट पैथोलॉजी भी हैं। ठीक है, तो ये धीरे धीरे जो कंट्रीब्यूशन आगे बढ़ता गया। फिर हम आए सी एच परसून पे। ठीक है, इनको लीनियस ऑफ फंगल टेक्सोनॉमी बोला गया, लीनियस ऑफ माइकोलॉजी बोला गया, सी एच परसून ई एम फ्रीज को। फिर हम धीरे धीरे और आगे आए, तब एरिक्सन पे आए, एरिक्सन ने फॉर्मल स्पीसीज बताया, फिजियोलॉजिकल स्पेशलाइजेशन बताया, ईसी स्टाकमैन पे आए फिर हम लोग। ठीक है, ईसी स्टाकमैन हाइपर सेंसिटिव रिस्पॉन्स दिया। ठीक है, फिर हमारी इंडियन हिस्ट्री आ गई, इंडियन हिस्ट्री में आपने सूरपाल से स्टार्ट किया, फिर ईजे बटलर, ठीक है, फिर मुंडकर, जे.एफ. दस्तूर, के.सी. मेहता, एस.एन. दासगुप्ता, सदाशिवन, लूथरा एंड दत्तारी, सब के सब बहुत इंपॉर्टेंट नाम है। क्योंकि अगर मैं हिस्ट्री की बात करूं, मैंने जो अभी तक पढ़ा है, तो मैंने आपको समझ लो जो एक्चुअल में प्लांट पैथोलॉजी में हिस्ट्री होती है उसका केवल 25% आपको दिया है, 75% मैंने आपको नहीं दिया है। क्योंकि मैं आप यहाँ पर पूरी हिस्ट्री लिखाने बैठते तो आप परेशान हो जाते हैं, समझ रहे हैं। तो जो आपके लेवल से इंपॉर्टेंट है, जो आपके लेवल से पूछा जाएगा, वही मैंने नाम आपको दे दिए। और ये जो भी दिए हैं सभी के सभी बहुत इंपॉर्टेंट है, और जो मैंने अभी बोले हैं, ठीक है, इनका कॉन्ट्रीब्यूशन भी याद रखिएगा। अब हम लोग आते हैं कि जान लिया प्लांट पैथोलॉजी क्यों पढ़ी, कैसे स्टार्ट हुई, क्या जरूरतें पड़ी, क्या क्या हुआ हिस्ट्री में। ठीक है, अब हम लोग आते हैं कि व्हाट इज प्लांट पैथोलॉजी, है क्या प्लांट पैथोलॉजी। तो प्लांट पैथोलॉजी कहिए, या प्लांट्स को हम लोग फाइटो भी बोलते हैं, तो फाइटोपैथोलॉजी कहिए, कोई अलग बात नहीं, एक ही बात है। इज द ब्रांच ऑफ एग्रीकल्चर, सभी जानते हैं एग्रीकल्चर की ब्रांच है, या बॉटनिकल ब्रांच है, या बायोलॉजिकल साइंस की ब्रांच है, जो कि डील्स करती है किससे, सिम्टम, ईटियोलॉजी एंड मैनेजमेंट। तो इसका मतलब ये कि आपको सिम्टम की स्टडी करनी है, ईटियोलॉजी की स्टडी करनी है, और मैनेजमेंट की स्टडी करनी है, तभी आप जो है वो फाइटोपैथोलॉजी की स्टडी कर पाएंगे या करेंगे। ठीक है, तो मतलब ये कि जब आप फील्ड में जाते हैं, ठीक है, तो फील्ड में जब आप गए, कोई क्रॉप लगी है, तो सबसे पहले आपको क्या दिखेगा वहां, सबसे पहले आप सिम्टम देखेंगे। ठीक है, आपने सिम्टम ऑब्जर्व किए, और सिम्टम ऑब्जर्व करने के बाद फिर आप देखेंगे उसकी ईटियोलॉजी। ईटियोलॉजी होती है कि वो डिजीज किस वजह से हो रही है। हाँ, इसका मतलब ये होता है ईटियोलॉजी का कि अगर कोई भी डिजीज है तो उसके पीछे क्या है, फंगस है, बैक्टीरिया है, वायरस है, या निमेटोड है, क्यों वो डिजीज क्यों हो रही है। अब ये पता चल गया क्यों हो रही है, तो फिर उसका हम क्या करते हैं लास्ट में। तो एज अ प्लांट पैथोलॉजिस्ट या एज अ फाइटोपैथोलॉजी की स्टडी या प्लांट पैथोलॉजी की स्टडी में सिम्टम, ईटियोलॉजी और मैनेजमेंट की स्टडी करते हैं, और प्लांट पैथोलॉजी इन्हीं सब चीजों से डील्स करती है। समझ गए बात को, ये याद करने वाली चीज नहीं। इज द ब्रांच ऑफ एग्रीकल्चर, इज द, ये इसको क्या रटना, क्योंकि आप देखेंगे तो पैथोलॉजी जो वो आपकी टर्म पे ही बेस्ड है। थोड़ा थोड़ा आगे आप बढ़ेंगे तो आपको टर्म मिलेंगे, नए नए टर्म। अब सिम्टम क्या है, एक टर्म है, ये आपको पता होना चाहिए। ईटियोलॉजी क्या है, ये भी एक टर्म है। मैनेजमेंट क्या, ये भी एक टर्म है। तो अब जहां जो टर्म आएगा उसको आपको पता होना चाहिए कि ये टर्म जो है वो किस लिए यूज हो रहा है, क्योंकि जब वो क्लियर होगा तो आपका कॉन्सेप्ट क्लियर होगा, और जब कॉन्सेप्ट क्लियर होगा तो वो आप आसानी से कर ले जाएंगे। तो आपके सामने सबसे पहले आता है कि अब सिम्टम क्या है, आपको ये जानना है, समझ रहे बात को। दूसरा ये जानना है फिर ईटियोलॉजी क्या है, और मैनेजमेंट के जब आप ये जान जाएंगे, ये तो फिर आपको हमेशा याद रहेगा। समझ रहे बात को, तो इसको नोट कर लीजिए, फिर आगे चलते हैं हम लोग।
ठीक है, नोट किया सभी ने? तो याद रखिएगा, फाइटोपैथोलॉजी इज द ब्रांच ऑफ एग्रीकल्चर, बायोलॉजी या बॉटनिकल साइंस डील्स विद द ईटियोलॉजी, सॉरी सिम्टम, ईटियोलॉजी एंड मैनेजमेंट मेथड ऑफ प्लांट डिजीजेस। ठीक है, तो ये बेसिकली आपका क्या है, फाइटोपैथोलॉजी, यही है डेफिनेशन। तो आपके सामने तीन टर्म आ जाते हैं, पहला आ जाता है सिम्टम क्या है, ईटियोलॉजी क्या है और मैनेजमेंट क्या है। अब इनको देखते हैं, आ जाओ। तो सिम्टम की बात हम सबसे पहले करें तो सिम्टम है आपका विजिबल एक्सप्रेशन। क्या है? विजिबल एक्सप्रेशन बोलते हैं जो एक्सप्रेशन आप देख सकते हैं, विजिबल एक्सप्रेशन या मैनिफेस्टेशन प्रोड्यूस बाय होस्ट। कौन प्रोड्यूस करेगा? एक विजिबल एक्सप्रेशन जो है वो प्रोड्यूस करेगा कौन? होस्ट। कब प्रोड्यूस करेगा? आफ्टर ए सक्सेसफुल होस्ट पैथोजन एनवायरमेंट इंटरेक्शन। मतलब ये कि जब एक होस्ट होगा, एक पैथोजन होगा और एक एनवायरमेंट, और ये आपस में इंटरेक्ट करेंगे, आपस में जब ये मिलेंगे तभी हमको क्या मिलेगा? सिम्टम प्रोड्यूस्ड होगा। अगर होस्ट नहीं है तब भी सिम्टम प्रोड्यूस्ड नहीं होगा, पैथोजन नहीं है तब भी सिम्टम प्रोड्यूस्ड नहीं होगा, और एनवायरमेंटल कंडीशन नहीं है तब भी सिम्टम प्रोड्यूस्ड नहीं होगा। एक सक्सेसफुल इंटरेक्शन होना चाहिए किस किस का? होस्ट का, पैथोजन का और एनवायरमेंटल कंडीशन का। जब सक्सेसफुल इंटरेक्शन होगा तभी हमको क्या मिलेगा? क्या मिलेगा? सिम्टम। अगर आपसे कोई पूछे तो आप इतना बस याद रखिएगा, जहां पर भी विजिबल एक्सप्रेशन की बात हो रही है, ठीक है, विजिबल एक्सप्रेशन प्रोड्यूस कर रहा है होस्ट, तो समझ लीजिएगा सिम्टम है। ठीक। हाँ, तो अब आप फील्ड पे गए, आपने देखा कि हाँ, आपने देखा जाकर के सिम्टम आपको मिल गया। ठीक है, जब सपोज अभी एक मिनट नोट कर रहे हैं क्या? अभी मत करिए। आपने देखा ये सिम्टम है, ये आपको सिम्टम दिख रहा है, एक ये सिम्टम है और एक ये सिम्टम है, ये सिम्टम है, ये भी सिम्टम है, डिजीज के सिम्टम है ये। तो ये कौन सी डिजीज है और ये कौन सी डिजीज है, ये कौन सी है, ये कौन सी बताएगा? कोई बताएगा? और ब्लास्ट कौन है भाई? कौन सी लेड ब्लाइट है? ये और ये उल्टा क्यों बता रहे हो यार? ये लेड ब्लाइट है। लेड ब्लाइट मार्जिन से आता है, साइड से, किनारे से अंदर बढ़ता है, और अर्ली ब्लाइट में बीच में सिम्टम बढ़ता है, बीच से बाहर की तरफ जाता है। तो ये सिम्टम से वो तब बाहर जा रहे हैं। ये लेड ब्लाइट है, ये अर्ली ब्लाइट है। और ये पाउडरी मिल्ड्यू है, ये डाउनी मिल्ड्यू नहीं है, ये वाइट रस्ट है, मस्टर्ड है, ये मस्टर्ड की लीव है, ये मस्टर्ड का वाइट रस्ट है। तो आपको ये बताना चाहते हैं
कि कई बार आपको सिम्टम जो है वो कंफ्यूज करेंगे, आप नहीं पहचान पाओगे, फार्मर भी नहीं पहचान पाता है। फार्मर जाता है फील्ड पर और देखता है कि पाउडर पाउडर सा कुछ लगा है, अब वो डाउनी है या पाउडरी है या वाइट रस्ट है, और फिर जाता है इंसेक्टिसाइड पेस्टिसाइड की दुकान पे, बोलता है कि बीमारी लगी है खेत में, दे दो, ठीक है दवा दे दो, दवा दे देते हैं। और अब उसको क्या मालूम, वो भी उधर बैठ के कौन सी बीमारी लगी है, पाउडरी मिल्डी लगी है, डाउनी मिल्डी लगी है, क्या लगा उसको पता ही नहीं है कुछ, समझ रहे बात को। और वो दवा दे देता है, छिड़क देते हैं, बीमारी कंट्रोल नहीं होती, बाद में पैसा भी गया, केमिकल भी वेस्ट हुआ, और आपकी फसल भी चली जाएगी है। ना ना, डिजीज कंट्रोल नहीं होगी और साइड इफेक्ट भी नहीं आएगा, लेकिन जो आपने केमिकल डाला है, जो आपने केमिकल स्प्रे किया है, और एक बात हमेशा याद रखना, आप जो भी धरती माता को जो भी उर्वरक दे रहे हैं, फर्टिलाइजर दे रहे हैं, केमिकल दे रहे हैं, वो लौट करके सबका सब हमको मिल रहा है। आप भी कंज्यूम कर रहे हैं, जितने भी लोग बैठे हैं सब हम लोग उसको कंज्यूम कर रहे हैं, ये हमेशा याद रखना। तो इसलिए कहीं अब हमेशा जब भी बात चल रही है कि कैसे केमिकल्स को कम किया जाए। ग्रीन रेवोल्यूशन आ गई, बहुत प्रोडक्शन हो गया, सब कुछ है, पेट भर गया सबका, लेकिन अब केमिकल कैसे कंट्रोल किए जाएं, अब ये एक समस्या बनी हुई है हमारे यहाँ। कैसे पेस्टिसाइड यूज कम किया जाए, फंजीसाइड का यूज कम किया जाए, हर्बिसाइड का यूज कैसे कम किया जाए, ये क्वेश्चन मार्क बन गया हम लोगों के लिए। आप यकीन नहीं मानेंगे, पंजाब जिस हिसाब से पेस्टिसाइड, फंजीसाइड और ये फर्टिलाइजर यूज कर रहा है, तो दरभंगा नहीं सॉरी, कोई एक जगह है, नाम मुझे याद नहीं आ रहा है, जालंधर है शायद, तो वहाँ से एक कैंसर स्पेशल ट्रेन चलती है जयपुर के लिए, पंजाब टू जयपुर, कैंसर स्पेशल ट्रेन का नाम है, और उसमें केवल सिर्फ कैंसर के पेशेंट होते हैं जो पंजाब के हैं, और वो ट्रीटमेंट कराने जाते हैं जयपुर। बताते हैं कि अगर ओवरऑल इंडिया की बात करें तो सबसे ज़्यादा जो कैंसर के पेशेंट हैं वो पंजाब में, वो भी जालंधर जगह पे हैं, जहाँ पर सबसे ज़्यादा केमिकल फर्टिलाइज़र का यूज़ हो रहा है। तो कहीं ना कहीं अब यही बात चल रही है कि कैसे अगर हम केमिकल्स को कम नहीं करेंगे, और केमिकल्स को अगर हम लोगों ने कम अपने इधर नहीं किया, पंजाब में तो चलो हो ही रहा है, इधर साइड पे अगर नहीं किया तो हर दूसरा तीसरा जो है मरीज समझ लो कैंसर का होगा, वो इतना ज़्यादा खतरा बढ़ गया है। ठीक है, तो आपको मैं एक चीज़ बताना चाह रहा था कि आप यहाँ पर कंफ्यूज हो जाते हैं कि वाइट रस्ट है या पाउडरी मिल्ड्यू है। ठीक है, तो यहाँ पर फिर हम आ जाते हैं जो हमारा दूसरा टर्म है, हाँ, ईटियोलॉजी। ईटियोलॉजी का मतलब होता था स्टडी ऑफ कॉज बिहाइंड द डिजीज डेवलपमेंट। ईटियोलॉजी पे आते हैं कि अगर कोई कॉज है, अगर ये मान लो वाइट रस्ट है या पाउडरी मिल्ड्यू है, तो मतलब सॉरी, अगर ये मान लो पाउडरी मिल्ड्यू है और आपको ये भी पाउडरी मिल्ड्यू लग रही, तो आप इसकी ईटियोलॉजी करिए, आप इसकी लैब में जाकर के जांच करिए और देखिए कि ये है या नहीं है, अगर है तो क्या है। क्योंकि ऐसा होता है कि जो दवा वाइट रस्ट की है वो दवा पाउडरी मिल्ड्यू पे कभी भी काम नहीं करेगी, जो दवा लेट ब्लाइट की है वो दवा कभी भी अर्ली ब्लाइट पे काम नहीं करेगी। ये तो फिर वही बात हो जाएगी कि आपको मान लो किसी को हो गया कोरोना, ठीक है, और वो बोल रहा है कि हम पैरासीटामोल से ठीक कर लेंगे, नहीं होगा। क्योंकि हर माइक्रो ऑर्गेनिज्म, मान लीजिए आपकी क्रॉप में लगी है बैक्टीरिया लगा है और आप डाल रहे हैं फंजीसाइड, तो कंट्रोल होगा क्या? नहीं होगा। क्योंकि अभी इंसान भी अगर बीमार पड़ जाए तो अब डॉक्टर जल्दी दवा नहीं देते हैं, वो कहते पहले जांच करा के आओ। जब जाते हो ब्लड टेस्ट कराते हो तब देख लेते हैं कि डेंगू है, मलेरिया है, टाइफाइड है, क्या है, मतलब फंगस है, बैक्टीरिया है, वायरस है, क्या है, तो उस हिसाब से लिख देते हैं कि आप ये खा लीजिए और आप ठीक हो जाए, आप ठीक भी हो जाते हैं। और अगर बिना जांच का दवा खा रहे हैं, हो रखा है आपको डेंगू मतलब वायरस का, और आप खा रहे हैं कि जनरल एंटीबायोटिक, तो क्या आप ठीक हो जाएंगे? बहुत लोग मर जाते हैं ऐसे ही। गांव वगैरह में जहां अवेयरनेस नहीं होती है, हुआ उनको डेंगू है और दवा आप ले रहे हैं बराबर जा करके, और एंटीबायोटिक आप खा रहे हैं, सोच रहे हैं कि बैक्टीरिया गया, फंगस गया, नहीं, आपको वायरस हुआ है, और वो कभी कंट्रोल हो गई नहीं वहां पर। तो ये सारी चीजें, तो इसलिए हमको पता होना चाहिए ईटियोलॉजी कि अगर कोई डिजीज है
तो उसकी कॉज क्या है, मैं लिखा भी था स्टडी ऑफ बिहाइंड द डिजीज डेवलपमेंट, कि अगर कोई डिजीज डेवलप हुई है, कोई डिजीज है, तो उसके पीछे की उसकी कॉज क्या है। कॉज का मतलब फंगस है, बैक्टीरिया है, वायरस है। अगर फंगस है तो फाइटोफथोरा इन्फेस्टांस है या अल्टरनेरिया है, पाउडरी मिल्ड्यू है या डाउनी मिल्ड्यू है। क्योंकि पाउडरी मिल्ड्यू जो है उसकी एक अलग दवा होती है, डाउनी मिल्ड्यू की एक अलग दवा होती है। इसलिए एक और हम एग्जांपल हमेशा देते हैं, जैसे पोटैटो आप देखेंगे, पोटैटो की फील्ड में या मस्टर्ड में आप देखेंगे एफिड भी लगता है, एफिड, माहू बोलते हैं गांव में, ठीक है। तो एफिड बाद में आता है, एफिड से पहले आया था लेडी बर्ड बीटल, देखा होगा किसी ने, बहुत अच्छा दिखता है, खूबसूरत सा, हाँ इस तरीके का होता है, उस पर स्पॉट स्पॉट यहां पर पड़े रहते हैं ना, लेडी बर्ड बीटल बोलते हैं उसको, लेडी बर्ड बीटल। तो नेचर ने क्या किया है कि नेचर ने बहुत अच्छी चीज की है, बैलेंस है, बैलेंस कर दिया है अपने आप के। अगर दुनिया में बुरे लोग हैं तो दुनिया में अच्छे लोग हैं, उनको मैनेज करने के लिए, मतलब चलता रहता है। तो इसी तरीके से माइक्रो ऑर्गेनिज्म में भी होता है, और इसी तरीके से इंसेक्ट में भी होता है, कीड़े मकोड़ों में होता है। एफिड है हमारे लिए हार्मफुल है, ठीक है, उसको कंट्रोल करने के लिए क्या बनाया, लेडी बर्ड बीटल आपका बायो एजेंट है, उसका काम है एफिड को खाना। तो हमेशा जब भी आप आलू देखें या मस्टर्ड देखें, वहां लेडी बर्ड बीटल आपको दिख जाएगा। लेडी बर्ड बीटल पहले ही आ जाता है कि एफिड आएगा तो हम उसको खा लेंगे और क्रॉप का नुकसान नहीं होगा, और खूब बहुत सारे होते हैं लेडी बर्ड बीटल। लेकिन बात फिर वहीं आ जाती है, फार्मर जैसी फील्ड में जाता है, देखता है यार ये लेडी बर्ड बीटल को देखे मेरी फील्ड में तो कीड़ा लग गया, कीड़ा लग गया, वो दौड़ से वो जाता है कि भाई वो फील्ड में यार कीड़ा आ गया, लाल लाल सा है, ऐसे बताते हैं। अब वो बैठे दवा बेचने के लिए, उन्हें पैसा चाहिए, उन्होंने कि ये ले जाओ, इतनी इतनी पानी घोलना और छिड़क दो जाकर के। लेडी बर्ड बीटल सब मर गए सारे, और फिर बाद में एफिड आया, इनकी पूरी क्रॉप खत्म हो गई सब। तो एज अ प्लांट पैथोलॉजिस्ट अगर आप कभी मौका लगे आपको, या एंटोमोलॉजिस्ट, तो आपका यही काम होना चाहिए कि फार्मर को अवेयर करें कि कौन सी डिजीज में कौन सा केमिकल देना है, कौन सी डिजीज में कौन सी फंजीसाइड देनी है, ठीक, कौन सी इंसेक्टिसाइड देनी है। लेडी बर्ड बीटल और या ग्रीन लेस विक दिखे आपको तो आपको वो नहीं करना है कोई भी स्प्रे, क्योंकि वो डिजीज अपने आप कंट्रोल हो जाएगी, इंसेक्ट अपने आप कंट्रोल हो जाएगा, वो कर देगा, ठीक है। तो आपको ये सारी चीजें पता होनी चाहिए। तो ईटियोलॉजी में क्या, द स्टडी ऑफ कॉज बिहाइंड द डिजीज डेवलपमेंट, के भाई अगर कोई भी बीमारी है तो क्यों है, फंगस है, बैक्टीरिया है, वायरस है, क्या है, अगर वायरस है तो कौन सा है, फंगस है तो कौन सी है, बैक्टीरिया है तो कौन सा है। आप फील्ड में गए, आपने सिम्टम देखे, अगर आपको पता है वेल एंड गुड, आप बता दीजिए लेट ब्लाइट ऑफ पोटैटो है, ये दवा डाल लीजिएगा। पहले तो कोशिश करिएगा दवा मत डालिए, और भी बहुत सारी हम आपको मैनेजमेंट पढ़ाएंगे, कल्चरल प्रैक्टिसेस होती हैं, फिजिकल होती है, मैकेनिकल होती हैं, वो आगे बताएंगे, उससे भी डिजीज मैनेज हो जाती है। फिर भी आप लगता है कि नहीं ज़्यादा है तो आप ये दवा ले लीजिए। और अगर आपको कंफ्यूज कर रही है कि यार ये पाउडर भी हो सकती है या वाइट रस्ट भी हो सकता है, तो फिर हम आ जाते हैं ईटियोलॉजी में, उसकी जांच कराते हैं कि अगर है कि एक्चुअल में ये लैब में जांच होती है, ये पता चल गया, ठीक है। तो फिर हम लास्ट में किस पे आ जाते हैं, मैनेजमेंट पे। अच्छा, ईटियोलॉजी मैंने बताया आपको कि जो होता है वो स्टडी ऑफ कॉज या साइंस ऑफ कॉज, ठीक है। तो कॉज भी फिर हो जाती है तीन तरीके की, पहली बायोटिक होगी, दूसरी और तीसरी, अब कहीं कहीं बायोटिक स्ट्रेस लिखा रहता है, कहीं कहीं बायोटिक फैक्टर लिखा रहता है, कहीं कहीं बायोटिक एजेंट लिखा रहता है, उसमें आप कंफ्यूज मत होइएगा। बायोटिक का मतलब हमेशा याद रखिएगा होगा लिविंग, और ये बायोटिक का मतलब होगा हमेशा नॉन लिविंग, ये याद रखिएगा। अब आगे कुछ भी लिख कर आए तो जितने भी लिविंग थिंग्स हैं माइक्रोऑर्गेनिज्म में, जैसे फंजाई, बैक्टीरिया, निमेटोड, एल्गी एंड फेनेरोगेमिक प्लांट पैरासाइट, ये सब किस में आ जाएंगे आपके बायोटिक कॉजेज में, बायोटिक फैक्टर में, जो डिजीज कॉज करते हैं, ठीक। और मीजोबायोटिक यानी कि लिविंग और नॉन लिविंग के बीच का आएगा कौन से,
ए बायोटिक में आ जाएंगे आपकी न्यूट्रिएंट डिफिशियंसी, फिजियोलॉजिकल डिसऑर्डर और एयर पॉल्यूटेंट। मतलब वही मैं आपको बता रहा हूं कि जो ईटियोलॉजी है वो स्टडी ऑफ कॉज है, और हम कहेंगे कॉज कितने तरीके की होती है, तो आप कहेंगे 3 तरीके की होती है, या तो लिविंग होंगे, या वो नॉन लिविंग होंगे, या लिविंग और नॉन लिविंग के बीच के होंगे, वही जो है डिजीज कॉज करेंगे। क्लियर? और जब हमें पता चल जाएगा कि वायरस है या फंजाई है या न्यूट्रिएंट डिफिशियंसी है, तो हम इसको रिड्यूस कर देंगे, कम कर देंगे, या कंट्रोल कर देंगे प्लांट डिजीज को किसी भी एप्लीकेशन से, और वो डिजीज की हो जाएगी मैनेज हो जाएगी। तो उसको हम बोल देंगे ये क्या है, मैनेजमेंट है। अब इसको आप नोट कर लीजिए। एयर पॉल्यूशन जिससे होता है ना, एयर पॉल्यूशन जो होता है, जैसे सल्फर डाइऑक्साइड हो गई, ओजोन हो गई, जो नीचे लेयर पे ओजोन होती है, ठीक है, और नाइट्रस ऑक्साइड होती है, तो ये जितने भी जैसे ऑटोमोबाइल से धुआं निकलता है, इनसे भी डिजीज होती है। वो अभी आगे पढ़ाएंगे आपको। किसी स्टूडेंट के कुछ समझ में ना आए तो पूछ लीजिएगा, कंफ्यूजन मत रखिएगा दिमाग में। यहां पैथोलॉजी नहीं सीख पाओगे तो कहीं नहीं सीख पाओगे। मैंने आपसे कहा था कि मैं 0 से पढ़ा रहा हूं एकदम, मैं मान के चल रहा हूं कि आपको कुछ भी नहीं आता पैथोलॉजी में, लेकिन जो मैं बता दे रहा हूं उसको याद रखिएगा, क्योंकि अभी थोड़ा सा जब आगे बढ़ेगा तो हम सुनना स्टार्ट करेंगे, देखेंगे आप लोग पढ़ रहे हैं या नहीं पढ़ रहे हैं, या बस नोट करे जा रहे हैं। फेनोरोगैम्स आपने वो सुना होगा, इसको भी हम अलग से एक लेक्चर लेंगे। फेनोरोगैम्स से आपने सुना होगा स्ट्राइगा, कुस्कुटा सुना है, लोरेंथस, ओरोबेंकी सुना होगा ना ये सब। तो फेनोरोगैम्स होते हैं, उनके बारे में भी आगे डिस्कस करेंगे, हम लोग अलग से पढ़ेंगे। फिर उसमें सेमी रूट पैरासाइट होते हैं, अर्ध तना परजीवी हिंदी में बोलते हैं हम लोग, पूर्ण तना परजीवी, हाँ, होलो स्टेम पैरासाइट इंग्लिश में बोलते हैं, हाँ, तो उसको भी हम लोग आगे डिस्कस करेंगे। वही फेनोरोगैम्स होते हैं। हाँ, कसकुट्टा होता है,
लोरेंथस होता है, स्ट्राइगा होती है। हाँ है, क्या बोलेंगे, क्या ऑन्जीफोरा, नहीं सुने, चार ही पढ़े हैं ये। स्ट्राइगा, कोस्को, टोटल रूट पैरासाइट, ओरोवेंची होता है वो तो, टोटल रूट पैरासाइट ओरोवेंची होता है, हेमी रूट पैरासाइट स्ट्राइगा होता है, लोरेंथस होता है, हेमी स्टेम पैरासाइट कुस्कोटा होता है, टोटल स्टेम पैरासाइट। फिर उनके होस्ट होते हैं कि कौन कौन से होस्ट किस पर अटैक करते हैं वो, और ये सब पूछा जाता है उसमें। उनके अलग अलग नाम भी हैं फिर, जैसे स्ट्राइगा को विच वीड बोलते हैं, विच वीड, और ओरोवेंची का भी को ब्रूम रेप बोलते हैं, ब्रूम रेप। ऐसे बहुत सारे नाम हैं, खैर आगे पढ़ेंगे उनको। तो याद रखिएगा ये सिम्टम, विजिबल एक्सप्रेशन प्रोड्यूस होगा, होस्ट प्रोड्यूस करेगा कब, होस्ट पैथोजन एनवायरनमेंट का जब इंटरेक्शन होगा। फिर आपके सामने एटियोलॉजी आ गई, ठीक है। तो एटियोलॉजी में आपने स्टडी की किसकी, कॉज की, जो डिजीज डेवलप कर रही है। कॉज बायोटिक हो सकती है, मीजोबायोटिक हो सकती है और एबायोटिक भी हो सकती है। तो बायोटिक में फंजाई, बैक्टीरिया, निमेटोड, एल्गी, फेनोलगैम्स प्लांट, मीजोबायोटिक में वायरसेस, और एबायोटिक में न्यूट्रिएंट डिफिशियंसी, एयर पॉल्यूटेंट और फिजियोलॉजिकल डिसऑर्डर, ठीक है। मैनेजमेंट आप जान रहे हैं, किसी डिजीज को जब कंट्रोल कर दो या रिड्यूस कर दो तो वो उसका मैनेजमेंट हो जाता है, ठीक। अब देखिए यहां पर, और हम आते हैं थोड़ा सा पैथोलॉजी को खोलते हैं हम लोग, कि पैथोलॉजी का मतलब क्या है। तो पैथोलॉजी का मतलब पैथोस प्लस लॉगस है, जो कि एक ग्रीक वर्ड है, जिस पैथोस का मतलब होता है सफरिंग, एंड लॉगस का मतलब होता है, और हम शॉर्ट में बोलें तो द स्टडी ऑफ इज कॉल्ड प्लांट। पैथोलॉजी जो है वो आपको पैथोस प्लस लॉगस से मिलकर बना है, ठीक है। तो पैथोस का मतलब है सफरिंग और लॉगस का मतलब है स्टडी। अब हम लोग किसकी स्टडी कर रहे हैं, प्लांट की कर रहे हैं ना। तो द स्टडी ऑफ सफरिंग प्लांट इज कॉल्ड प्लांट पैथोलॉजी। शॉर्ट भाषा में, मतलब शॉर्ट एक डेफिनेशन हम आप लोगों को बता रहे हैं, द स्टडी ऑफ सफरिंग प्लांट इज कॉल्ड प्लांट पैथोलॉजी, ठीक है। तो अब यहां पर एक चीज आई है सफरिंग। तो सफरिंग का मतलब यह भी होता है कि जब कोई परेशानी होती है तो उस कहते नहीं कि यार आई एम सफरिंग फ्रॉम फीवर, हाँ, ग्रस्त या परेशानी, एक जो इरिटेशन होता है, ठीक है, उसको हम डिजीज भी बोल सकते हैं। क्या बोल सकते हैं, डिजीज हो गई है, ये भी बोल सकते हैं, ठीक। तो अब वही सम आ जाता है कि सामने डिजीज क्या होती है। डिजीज भी एक क्या है, एक टर्म है, डिजीज भी एक टर्म है। तो डिजीज के लिए हमेशा ये होता है द मल फंक्शनिंग ऑफ टिश्यू और सेल विच इज कंटिन्यूअस इरिटेशन बाय ए पैथोजन रिजल्टिंग प्रोड्यूसिंग सिम्टम। तो ये क्या हो जाएगी, डिजीज, ठीक है। तो नोट कर लिया आपने, या इसको फिर अब अगले लेक्चर में देखते हैं हम, ठीक है। चलो अब अगले लेक्चर में नोट कर लेते हैं।